हेलो टू एवरीवन, मेरा नाम दीपू डंगवाल है और मैं उत्तराखंड से हूँ। अगर आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ते हैं और स्टिल आप ये सोचते हैं कि मैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम को फाइट नहीं कर पाऊंगा, मैं सीएचओ जैसे एग्जाम को फाइट नहीं कर पाऊंगा, मैं एम्स वाले एग्जाम को फाइट नहीं कर पाऊंगा, मैं नॉर्सेट जैसे एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कर पाऊंगा, मैं एमएससी के लेवल के एग्जाम को क्वालिफाइड नहीं कराऊंगा जो हमारे सेंट्रल लेवल पे होता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें किसी प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती है कि वो किसी भी गवर्नमेंट या किसी भी सेंट्रल लेवल या किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम क्वालिफाइड नहीं कर पाएगा, तो ये इतना ज्यादा भी डिफिकल्ट नहीं है। मैंने अपनी स्टडीज के दौरान कुछ पर्टिकुलर चीजें फॉलो करी थी और उन्हें मैंने अपने बीएससी फर्स्ट ईयर से लेकर बीएससी फोर्थ ईयर तक फॉलो करी, जिसकी वजह से मैंने ना ही केवल सीएचओ बल्कि उसके साथ साथ मैंने अपने मास्टर्स का जो एग्जाम है एम्स दिल्ली का वो भी बहुत अच्छे रैंक से अचीव करी, जो कि रैंक 52 है। साथ ही साथ मैंने 2 बार नॉर्सेट क्वालिफाइड भी करा हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी स्टडी की प्रिपरेशन करी और तो आप स्टिल इस वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप प्राइवेट कॉलेज के स्टूडेंट हैं, साथ ही साथ अगर आप अपने बीएससी फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में, तो ये वीडियो तो आपको जरूर देखनी चाहिए। आफ्टर 12th बायो वाले स्टूडेंट के पास बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शन हो जाते हैं। उनको मेडिकल के ही किसी फील्ड पे जाना पड़ता है, या तो वो पर्टिकुलर फार्मा में जाते हैं, या तो वो डॉक्टर्स की तैयारी करते हैं, या वो नर्सेस की तैयारी करते हैं। मैक्सिमम जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो बहुत ज्यादा अच्छी परसेंट लेके आते हैं, लाइक 90% से अबव लाते हैं, 80% से अबव लाते हैं, और जो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्वालिफाइड कर लेंगे, वो नीट क्वालिफाइड कर लेंगे, तो वो 1 ईयर की प्रिपरेशन के लिए चले जाते हैं। 1 ईयर की प्रिपरेशन करने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हो जाता है, और बट कुछ स्टूडेंट जिनका नहीं हो पाता है वो अगेन से प्रिपरेशन करते हैं और कुछ उसमें से नर्सिंग ज्वाइन कर लेते हैं। बट मैंने इसमें से कुछ भी नहीं करा था, ना ही मैंने कोई कोचिंग ली थी और ना ही मैं कुछ ऐसी स्टूडेंट थी जिसके 80% से एवर मार्क्स आते थे। मैं सिर्फ एक एवरेज स्टूडेंट थी, बट मुझे सिर्फ इतना पता था कि मुझे डेली अपनी चीजों को पढ़ना है, और मुझे किस तरीके से पढ़ना है मुझे सिर्फ इतना पता था, क्योंकि ये चीजें मैंने अपने सीनियर से पहले पूछ ली थी। मेरे सीनियर्स ने मुझे गाइड करा कि मुझे अपने फर्स्ट ईयर में किस तरीके से पढ़ना है। एक्चुअली मेन चीज ये हो जाती है, जब हम अपना 12th करके अपना बैचलर्स में आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो हमें ये नहीं पता होता है कि हमें स्टार्टिंग कहाँ से करनी है, हमें किस चीजों को कहाँ से पढ़ना है, हमें क्या चीज पढ़नी है और क्या चीज को छोड़ना है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होते हैं हमारे सीनियर्स। तो मैंने भी हमारे सीनियर्स से पूछा, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें रिकमेंड करी जो मैंने डेली अपनी लाइफ में फॉलो करा। जब हम बीएससी फर्स्ट ईयर में आते हैं तो हमें बहुत सारे नए सब्जेक्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसमें से एक सब्जेक्ट है हमारा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी। हमने अपनी बायो में कहीं ना कहीं मेल रिप्रोडक्शन सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम तो पढ़ा ही होता है, बट यहाँ पर आने के बाद हम पूरे अच्छी तरीके से एक ह्यूमन बॉडी को जानते हैं, उसके अंदर में होने वाली पर्टिकुलर डिजीज को जानते हैं। तो फर्स्ट ईयर में हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट वाला सब्जेक्ट होता है वो होता है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। जो एनाटॉमी और फिजियोलॉजी है वही उसी के ही साथ साथ हमारा मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग चलता है। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग हमें बीएससी सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में पढ़ने को मिलता है, बट ये एमएसएन इतना ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, जिसको हम मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग बोलते हैं। अगर हमने अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपने फर्स्ट ईयर में अच्छी तरीके से क्लियर नहीं करा होता है, तो हमें मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारे जितना भी बेस है वो बहुत ही वीक हो जाता है। बेस वीक हो गया तो हमारा मेडिकल सर्जिकल वीक हो गया। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो हमारी कंक्रीट थिंकिंग को बढ़ाता है, जिसकी वजह से हम किसी क्वेश्चंस को लॉजिकली सॉल्व कर पाते हैं, हमारे कंसेप्ट उतने ज्यादा क्लियर होते हैं। फर्स्ट ईयर में आप अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करिए, ताकि आपको सेकंड ईयर और थर्ड ईयर में डिफिकल्टी फेस ना करनी पड़े। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग, जिसमें हम बहुत डिफरेंट तरीके के प्रोसीजर पढ़ते हैं। अगर हम फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का कोई भी प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके अंदर में ट्रैकियोस्टमी है, आई केयर है, ईयर इरिगेशन है, तो आप इन टॉपिक्स को थ्योरी के साथ साथ प्रैक्टिकल भी करके चले। नर्सिंग में हम डिफरेंट प्रोसीजर करते हैं, उस प्रोसीजर का जितना भी एक्सप्लेनेशन होता है वो हमारा फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग है। कॉलेजेस या फिर स्कूल्स में हमें सिर्फ फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का थ्योरी पढ़ाते हैं, बट हम हॉस्पिटल में अगर जाके देखते हैं तो वो प्रोसीजर हॉस्पिटल में जाके हमें अप्लाई करने को मिलता है। तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग थ्योरिटिकल जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी के साथ साथ उसका प्रैक्टिकल वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। विदाउट थ्योरी एंड प्रैक्टिकल फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग इट इज इम्पॉसिबल कि हम उसको समझ पाए। अगर हमने थोड़ी देर के लिए उस पर्टिकुलर चीज को हमने रट भी लिया है तो हम इजिली उसको भूल जाएंगे। इसमें बहुत ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो होती है वैल्यूज होती है, साथ ही साथ नए वाले टर्म्स होते हैं, वो हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है, क्योंकि हमने वो टर्म आज तक कभी सुने नहीं होते हैं। इस टर्म में हमारा कॉटी हो सकता है, हमारा सेप्सिस
हो सकता है, हमारा स्टेराइल टेक्निक हो सकती है, उसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है, ऑटोक्लेविंग हो सकता है, उसका टाइम ड्यूरेशन हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है। तो फर्स्ट ईयर में हमें याद करते करते हम बहुत बार उन चीजों को भूल जाते हैं। तो आप अपने पास एक पॉकेट डायरी रख सकते हैं जिसको हम बार बार उससे रिवीजन करते रहेंगे कि वो टर्म का मीनिंग क्या है, और उसकी वजह से और हमारे उस चीज के लिए बहुत ज्यादा डिफरेंट फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हम बहुत ज्यादा टर्म्स देखते हैं, जो कि ये टर्म्स जो होती हैं, ये टर्म्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होती है याद करने के लिए, क्योंकि हमने इन टर्म्स को अभी फर्स्ट ईयर में फर्स्ट टाइम ही सुना हुआ होता है और याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं। तो इसके लिए आप एक पॉकेट डायरी बनाइए। ये टर्म्स हमारे लिए बहुत ज्यादा न्यू होते हैं, तो इसके लिए हमें सिंपली अपनी पॉकेट डायरी बनानी चाहिए, उसमें वो टर्म लिखना चाहिए ताकि हम बार बार उसका रिवीजन कर सकें। आप ये चीज हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप एक चीज को ही अगेन एंड अगेन रिवीजन करेंगे तो वो चीज में आप अपना कमांड कर लेंगे। उसके साथ साथ आपको जब भी वो टर्म सुनाई आएगा तो आपको एकदम से उसकी मीनिंग आएगी। जब हमें उस पर्टिकुलर टर्म की मीनिंग समझ में आ जाएगी तो क्वेश्चन होगा वो हमारे लिए समझना और ज्यादा ईजी होगा। फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में हमें थ्योरी से ज्यादा उसके प्रैक्टिकल के ऊपर फोकस करना चाहिए और उसकी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है उसको अच्छी तरीके से क्लियर करनी चाहिए। उसके साथ साथ एज अ नर्स हमारा क्या रोल होता है, नॉर्मल वैल्यू पोटेशियम का अगर नॉर्मल वैल्यू है तो उसमें पेशेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। अगर पोटेशियम का नॉर्मल वैल्यू है तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल है, पोटेशियम का वैल्यू अगर ज्यादा हाई हो गया तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल है, और पोटेशियम का वैल्यू अगर लोअर हो गया तो एज अ नर्स हमारा क्या रोल है। तो ना ही केवल नर्स सिर्फ यहाँ पर उसके नॉर्मल वैल्यू पे उसका केयर करेगी, बल्कि वो वैल्यू जब एबनॉर्मल हो जाएगी तब भी उसका केयर करेगी। तो जब भी हम अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग करें तो हमें हमेशा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में अगर एबनॉर्मेलिटी है तो एज अ नर्स हमें क्या परफॉर्म करना चाहिए, और एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो एज अ नर्स हमें क्या परफॉर्म करना चाहिए। ये सारी चीजों को अगर हम साथ में लेके अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग पढ़ते हैं तो इसमें हमारा थ्योरी के साथ साथ हमारा जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट है वो भी हमारा क्लियर होता है। अगर ये पार्ट हमारा क्लियर नहीं होगा तो आने वाले एग्जाम में हमें बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फील होगी, क्योंकि जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है एम्स अपना लेवल बढ़ाता जा रहा है और साथ हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में और ज्यादा डिफिकल्टी हो सकती है। तो इसलिए बेटर है कि हम अपने फर्स्ट ईयर से ही अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग को क्लियर करके चले। थ्योरी के साथ साथ आप अपने प्रैक्टिकल पे फोकस करिए। कुछ कॉलेजेस के अपने हॉस्पिटल होते हैं, बट कुछ कॉलेजेस ऐसे भी होते हैं जो किसी अनदर हॉस्पिटल के साथ टाई अप करते हैं, जहां पर स्टूडेंट्स पर्टिकुलर आर के लिए वहां पर अपना क्लिनिकल परफॉर्म करने के लिए जाते हैं। जिस नर्सिंग कॉलेज से मैंने पढ़ा था उसने किसी और हॉस्पिटल के संग टाई अप कर रखा था ताकि हम वहां पर जाके क्लिनिकल सीख सके। अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट्स है उसको ऐसी दिक्कत आती है कि मेरे तो कॉलेज का पर्टिकुलर कोई हॉस्पिटल नहीं है और मुझे अभी भी डिफिकल्टी है अपने नर्सिंग प्रोसीजर को परफॉर्म करने के लिए, स्टिल उसको क्लियरिटी नहीं है कि प्रोसीजर किस तरीके से करना है, कौन सा स्टेप उसमें अप्लाई होता है। तो मैंने तो अपने ड्यूरेशन के टाइम पे अगर हमारा कोई भी प्रोसीजर हमारे थ्योरेटिकल होता था, लाइक ट्रेकियोस्टमी केयर अगर हमने हॉस्पिटल में जाके देखा भी है, परफॉर्म भी करा है, तो मैं स्टिल रूम में आके उसको ऑनलाइन सर्च करती थी, उसको पढ़ती थी और उसकी की नोट्स जो होती थे अपने लिए बना के रखती थी। स्टिल मैंने अभी तक अपने की नोट्स बना के अपने पास रखे हुए हैं जिसमें पर्टिकुलर मैंने वो टर्म मेंशन करा है ताकि अगर मुझे फिर भी कोई डिफिकल्टी है तो मैं अगेन जाके उस टर्म को पढ़ सकूं। तो नेक्स्ट सब्जेक्ट है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन वाला बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, हमारा डेली लाइफ में यूज होने वाला भी सब्जेक्ट है, तो उसको याद करने में इतनी ज्यादा डिफिकल्टी नहीं आती है और उसको हम इजिली लर्न भी कर लेते हैं। तो उसमें लेकिन न्यूट्रिशन वाले पार्ट में जो उसके एसेंशियल अमाइनो एसिड है, नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है, आप इन वाले टर्म्स को जरूर याद करिए। साथ ही साथ विटामिन डी, आयरन, ये सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स है इसका यूज तो ये सारे जितने भी एलिमेंट है इसका एक्टिव फॉर्म और इसका इनएक्टिव फॉर्म ये ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ इसमें जितने भी अनसैचुरेटेड फैट आते हैं या फिर सैचुरेटेड फैट आते हैं उन सबका भी आपको क्लियरिटी होनी चाहिए। स्टिल अगर आप न्यूट्रिशन पढ़ रहे हैं तो न्यूट्रिशन में आपको सिर्फ ये क्लियरिटी होनी चाहिए कि सैचुरेटेड फैट कौन सा है, अनसैचुरेटेड फैट कौन सा है, एसेंशियल
अमाइनो एसिड कौन से हैं, अनएसेंशियल अमाइनो एसिड कौन से हैं, मेज में कौन सा वाला चीज नहीं पाया जाता है, और विटामिन डी का एक्टिव फॉर्म क्या है, आयरन का एक्टिव फॉर्म क्या है। आपको न्यूट्रिशन में इन चीजों को सबसे ज्यादा याद रखना है और उसके बाद रिमेनिंग चीज आपको याद करनी है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप सबसे ज्यादा फोकस करिएगा क्रैब्स साइकिल पे। अलॉन्ग विद दैट जितने भी ग्राम स्टेनिंग वाले बैक्टीरियाज होते हैं वो कौन से वाले डाई से स्टेन होते हैं, इन वाले पार्ट पे आप जरूर फोकस करिएगा बायोकेमिस्ट्री के अंदर में। अलॉन्ग विद दैट उसके साथ साथ जो अदर चीजें हैं वो इम्पोर्टेंट है, बट ये वाली चीजें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बायोकेमिस्ट्री के अंदर में जितने भी डिफरेंट शेप के बैक्टीरियाज होते हैं, ये कुछ टॉपिक लाइक ईकैरियोटिक, प्रोटोजोआ, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इनको भी आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक से निकालिए, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चंस निकालिए बीएससी फर्स्ट ईयर के, और सिर्फ उन्हीं वाले क्वेश्चंस को याद करिए। कंप्यूटर में भी आपको सेम चीज करनी है, प्रीवियस 5 ईयर के क्वेश्चन निकालिए, उन क्वेश्चंस को करिए, देखिए कौन सा वाले जो इंपॉर्टेंट है उस वाले क्वेश्चन पे अपनी कमांड करिए। और बीएससी फर्स्ट ईयर में स्टूडेंट के पास मैक्सिमम सब्जेक्ट होते हैं, राइट। मैक्सिमम सब्जेक्ट में हमें ये समझ में नहीं आता हमारा मैक्सिमम जो टाइम है वो कहाँ पे स्पेंड होना चाहिए। मैक्सिमम टाइम हमारा वहीं पर ही आप स्पेंड करिए जहां पर आपको मैक्सिमम आउटपुट देखने को मिले, जिसकी वजह से आपको आपकी फ्यूचर में बेनिफिट हो। आपको अपने टाइम का 80% अपना फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में देना है और उसके साथ साथ आपका एनाटॉमी और फिजियोलॉजी में देना है। रेस्ट ऑफ जो 20% है उसमें जितने भी आपके अदर सब्जेक्ट बीएससी फर्स्ट ईयर के हैं आप उसको कवर करिए उसमें। I hope you like this video, so please like it, share it and comment it.